तो 243 सीटों पर मतगणना जारी है और अभी तक की अगर हम बात करें तो रुझान जो है वो एनडीए की तरफ है, यानी एनडीए बढ़त की ओर अग्रसर है। हालांकि ये रुझान है, अभी फाइनल नतीजे नहीं आए हैं और उसको लेकर जेडीयू कार्यालय में जो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई उसमें जश्न का माहौल है। हालांकि सुबह की अगर हम बात करें, जब मतगणना शुरू हुई थी तब थोड़ी सी उदासी दिख रही थी, लेकिन अब लोग खुलकर जश्न मनाने लगे हैं। कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं और कई तो नीतीश कुमार वेलकम की टी शर्ट को पहन करके भी आए हैं और उसमें उन्हें बताया गया है कि जनता के पसंदीदा सीएम हैं वो। और अगर बात करें महागठबंधन की तो जश्न का माहौल तो वहां नहीं दिख रहा, लेकिन निराशा भी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, तो जिस तरह से अगर लगातार माना जाए ज्योत्सना जी, तो आज बिहार के लिए आज अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज हालांकि अभी रुझान आने में बाकी है, ये अभी साफ होना बाकी है कि किसके सर पे सीएम का ताज होगा। हालांकि ये अभी बातें सामने नहीं आई है, लेकिन उससे पहले अब बता दें कि 52 सीटों पर 1000 से भी कम का अंतर है करिश्मा, और 23 सीटों पर 500 से भी कम का अंतर है। कांटे की टक्कर दिख रही है और नतीजा कुछ भी हो सकता है, कभी भी बाजी पलट सकती है। 8 सीटों पर 200 से भी कम का अंतर नजर आ रहा है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन में कांटे की लड़ाई दिख रही है और ये दिख रहा है कि कभी भी पलड़ा किसी का भी भारी हो सकता है। तो 80 सीटों की अगर बात करें तो 2000 से भी कम का अंतर नजर आ रहा है। और हमारे जितने संवाददाता हैं, हमने अशोक मिश्र से बात की, हमने गौतम से बात की, मनोज से बात की। मनोज बीजेपी कार्यालय में थे और गौतम जेडीयू कार्यालय में थे, और जिस तरीके से अशोक मिश्र जी राबड़ी आवास के पास थे और उन तीनों तस्वीरें हमने दर्शकों से साझा की है। बीजेपी में तो कुछ खास जश्न का माहौल नहीं दिखा, लेकिन अगर जेडीयू की बात करें तो जश्न वहां पे जोरों पर है। और अगर आरजेडी की बात करें तो चूंकि तेजस्वी ने ये पहले ही कह रखा है कि अगर हम जीतते हैं तो भी बहुत संयम के साथ जश्न मनाया जाएगा, तो शायद उसको देखते हुए भी वहां जश्न अभी नहीं मनाया जा रहा। हालांकि कार्यकर्ता वहां जुटे हुए हैं। और सुबह की बात करूं अगर करिश्मा, तो सुबह मछली लेकर लोग पहुंचे थे, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। तो बेरमो उपचुनाव में 10वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जय मंगल 10,398 मतों से आगे हैं। कांग्रेस को मिला है 5,2638, बीजेपी को और 42,238 वोट। तो बिल्कुल, अगर बात करें बेरमो उपचुनाव के 10वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चले। कांग्रेस प्रत्याशी जय कुमार मंगल 10,398 मतों से आगे चल रहे हैं। तो बेरमो उपचुनाव के 10वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जय मंगल 10,398 मतों से आगे हैं और हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, जिस तरह से कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो लड़ाई थी, वहां पर अस्तित्व की लड़ाई थी, परिवार की लड़ाई थी, क्योंकि परंपरागत सीट रही है। राजेंद्र प्रसाद यादव जो सिंह थे वो मंत्री थे, मजदूर नेता थे, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं उनके पुत्र को मिलता हुआ दिख रहा है। सिंपैथी वोट तो था ही, क्योंकि वो मजदूरों का इलाका है, कोयलांचल की धरती है, वो कोलवरी का सीट है, बेरमो सीट। तो 11वें राउंड में 11,756 वोटों से जो अनूप कुमार जय मंगल सिंह है वो आगे चल रहे हैं। योगेश्वर महतो बाटुल जो है उनके सामने प्रतिद्वंदी हैं, जो भाजपा से यानी कि एनडीए से प्रत्याशी हैं। तो अभी हम कुल मिलाकर अगर बात करें तो अनूप सिंह यानी कि महागठबंधन बेरमो में बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। 11वें राउंड में भी अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है उन्होंने। और अब धीरे धीरे जो माहौल दिख रहा है बेरमो उनके आवास पर, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के आवास पर हो या फिर बेरमो कांग्रेस कार्यालय में हो, सड़कों पर अब धीरे धीरे लोग जो है कार्यकर्ता निकलने लगे हैं। हालांकि अभी यह पूरा रुझान नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता अब सड़कों पर निकल आए हैं और वो कहीं ना कहीं खुशी मना रहे हैं। तो ये जीत जो हुई अगर होगी देर शाम तक, तो ये देखना होगा कि अंतिम रुझान क्या है। लेकिन फिलहाल 11वें राउंड में 11,756 वोटों से अनूप कुमार जय मंगल सिंह आगे चल रहे हैं। और झारखंड के जो दोनों सीटों पर
चुनाव परिणाम आना है उसको लेकर काफी दिलचस्प मुकाबला है, काफी नजदीकी मुकाबला है। लुइस मरांडी की अगर हम बात करें दुमका से तो मात्र 300 वोटों से वो आगे चल रही हैं। इस प्रकार से देखें तो काफी नजदीकी मामला दुमका में दिख रहा है, लेकिन बेरमो में जो अभी स्थिति है वो महागठबंधन काफी बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल श्रीकांत, मतलब ये अगर इसको इस तरीके से देखें कि इस बार भी बीजेपी को शिकस्त मिलती हुई नजर आ रही है और महागठबंधन एक बार फिर से हावी होता हुआ दिख रहा है बीजेपी पे। तो बता दूं आपको, मैंने पहले भी बोला कि पिछले बार भी जो है जब राजेंद्र प्रसाद सिंह चुनाव लड़े थे तो उन्होंने 25,000 मतों से अपने जो प्रतिद्वंदी हैं जो इस बार भी मैदान में है योगेश्वर महतो और बाटुल उनको हराया था, और इस बार भी भाजपा ने उन्हीं को टिकट दिया है। और दूसरी ओर मैदान में राजेंद्र सिंह के पुत्र खड़े हैं जो कि कहीं न कहीं प्रतिष्ठा का सीट भी माना जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि राजेंद्र प्रसाद सिंह की जो छवि रही थी, जो छवि है, उसको बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। परिवार के साथ की लड़ाई थी। कांग्रेस के लिए ये जो सीट है वो नाक की सीट थी। कांग्रेस से जितने भी मंत्री हैं राज्य भर से, सारे मंत्री उतर गए थे कैंपेनिंग में। कई दिनों तक, कई हफ्तों तक वो बेरमो में डेरा डाले हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की भी साख की सवाल थी और कांग्रेस के लिए भी नाक की सीट थी। अभी कुल मिलाकर हम ये चीजें जो देख पा रहे हैं उसमें यह साफ दिख रहा है कि अभी 11वें राउंड में बढ़त बनाए हुए हैं। अब आगे जो राउंड बचे हुए हैं उनके रुझान भी बहुत जल्द आ जाएंगे, लेकिन अब तक। जी बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे हैं मतगणना की और जिस तरह से एनडीए की बढ़त दिख रही है उसको लेकर के एनडीए खेमे में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, लेकिन महागठबंधन भी निराश नहीं नजर आ रहे हैं। और हमारे संपादक न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष जी। बिहार में काबा, अब बिहार में काबा, लेकिन वक्त लगेगा। काबा उसमें थोड़ा संयम रखने की जरूरत है कि हर जगह पे लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, जश्न भी मनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी 80 सीटें ऐसी सीटें हैं जहां 2000 से कम से जीत हार का अंतर है, इसीलिए बढ़त का अंतर है, इसलिए बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हम पूरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के डाटा पे हम चलेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, और उसके बाद हमारे पैनल में एक नए गेस्ट लक्ष्मी जी जुड़ी हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। प्रोफेसर हैं, इन चीज़ों को लगातार जो बिहार में एक बदलाव हो रहा है सामाजिक समीकरण के साथ साथ वोटिंग को लेकर। विवेक जी, अब चीज़ें अब कह रहे हैं कि अब 12 बजे के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, अब तो 1 बजने को है, क्या लग रहा है? अभी भी बहुत मुश्किल है क्योंकि अंतर जो है करीब 2000-1000 का ही है। बहुत सारी सीटों पर लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जिस पर कंटेस्ट जो है काफ़ी टाइट है। 100,000-2000 वोटों का अंतर है। फिलहाल बीजेपी 70 सीटों के आसपास ही है, 70, 72, 73 सीटें, जो कि चुनाव आयोग का आंकड़ा है। चुनाव आयोग अब कह सकते हैं कि अपने जो पुरानी गति पर है वो आ चुका है। वो लगभग इसी तरह का आंकड़ा अब आगे भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा 49 सीटें, यानी जो जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, अब जेडीयू को 50 से अधिक सीटें मिलती हुई नहीं दिख रही हैं। यहाँ पर 51-52 से 49 सीटें तक है। आरजेडी की सीट घट बढ़ रही है, 66 सीटों पर आरजेडी अभी आगे है। हालांकि इससे पहले 60 सीटें थी, लेकिन अभी 6 सीटें बढ़ी है। कांग्रेस की भी वही लगभग 20 से 22 सीट के आसपास है, और लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो 19 सीटों पर सुबह से लगातार इंटैक्ट है। हम चाहेंगे कि जो हमारे पीसीआर में साथी हैं, बेगूसराय आप चले हैं, क्योंकि बेगूसराय में 7 के 7 सीट महागठबंधन के साथ हैं, ये बड़ी बात है। बोगो सिंह जैसे प्रत्याशी भी सीपीआई जो सोच नहीं सकता था कि वहाँ पे इस तरीके की लड़ाई होगी। मनीष जी, जरा ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने सीटों पर कांटे की टक्कर है? अभी भी कहना मुश्किल है कि बिहार का ताज किसके सर बंधेगा। लोग जश्न मनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन हमें लगता है कि अब स्थिति धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई है। ये हम जानना चाह रहे थे कि कुल कितने ऐसे सीट हैं जिन सीटों पर कांटे की लड़ाई है। देखिए, अगर कुल हम देखेंगे तो हमको लगता है कि करीब आधी सीट ऐसी है जिस पर कांटे की लड़ाई चल रही है। 100 से ज़्यादा, 110, 125 के आसपास सीट है।
वैसे ही जल्दीबाजी होगी जिसलिए पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था कि बीजेपी की तरफ से जल्दीबाजी दिखाई गई थी जश्न मनाने में। इस समय आरजेडी हो या जेडीयू कार्यकर्ता हो या बीजेपी, कोई अभी जश्न मनाने की अगर तैयारी करा जश्न मना रहा है तो जल्दीबाजी में है, क्योंकि बहुत ही कांटे का मुकाबला और बहुत कम राउंड की अभी तक काउंटिंग हुई है। अभी बहुत लंबा सफर तय करना है और जिस तरीके का अंतर 1000, 2000, 500 वोट का दिख रहा है उसमें कभी भी बाजी पलट सकती है। इसलिए ये कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी कि किसके तरफ जो है आखिरी फैसला किसके तरफ जाएगा। और जिस तरीके से अगर सीट वाइज करें तो क्या स्थिति है, किस तरीके का बढ़त है? बढ़त में तो अभी एनडीए की तरफ बढ़त दिख रहा है। सीट वाइज कितना, मतलब जो मार्जिन है वो मार्जिनल अगर हम बताएं, जैसे 80 सीटें ऐसे हैं जहां 2000 से कम है, इस तरीके से क्लोज फाइट कितने सीटों पर चल रही है? सिर्फ 8 सीट ऐसे हैं जिसमें 100 से 200 वोट का अंतर है, तो आप समझ लीजिए 23 सीट ऐसे हो गया जिसमें 500 से कम का अंतर है। कई सीट ऐसे हम भी आप देख रहे हैं कि 93 सीट, 52 सीट 104 वोट से मतलब आगे पीछे कैंडिडेट जो कभी आगे था पीछे हो जा रहा है। हर राउंड में स्थिति बदल रही है, तो आप देख लीजिए कि करीब 125 सीट ऐसी हैं जिसमें कि पल पल कहानी बदलती जा रही है। हमारे साथ सौरभ बेगूसराय से जुड़ गए हैं। सौरभ, कभी कहा जाता था कि लाल सलाम की धरती है बेगूसराय, और एक दौर आया जब वो धरती महागठबंधन का हुआ, फिर एनडीए का वो गठबंधन हो गया। इस बार जो खबरें आ रही हैं, क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से लाल सलाम का युग बेगूसराय में वापस लौट रहा है? नहीं, निश्चित रूप से बेगूसराय के 7 विधानसभा सीटों पर 4 सीट पर 3 सीपीआई और 1 सीपीएम, 4 सीट पर महागठबंधन के तहत वाम दल चुनाव लड़ रहे हैं और बेगूसराय के 7 सीट में से 7 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है मटिहानी विधानसभा, जहाँ पे जदयू के विधायक है 4 वार्ड के नरेंद्र कुमार सिंह और भगत सिंह 7,500 वोट के पीछे चल रहे हैं। वहाँ से राजेंद्र सिंह सीपीएम के उम्मीदवार है जो बेगूसराय विधानसभा के रहने वाले हैं, और वाम दल ने उन्हें, सीपीएम कभी भी मटिहानी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ी थी, सीपीआई का वह गढ़ रहा था, लेकिन इस बार गठबंधन के तहत सीपीएम को वहां उतारा गया। मतलब 7 के 7 सीट सौरभ वहां पे महागठबंधन आगे है, और 7 में 4 ऐसी सीटें हैं जहां पे वामपंथी गठबंधन आगे चल रहा है। जरा हम इस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे धीरेन्द्र जी का। धीरेन्द्र जी, जो ट्रेंड आप कह रहे हैं, अब तो 1 बजने को है और अब धीरे धीरे 124, 107 चीज़ें अब नेक टू नेक होना शुरू हो गया है, लेकिन बेगूसराय में सभी सीटों पर एनडीए का हारना, क्या अगर हार जाती है तो क्या संदेश होगा? देखिए, मुझे लगता है कि लेफ्ट का और आरजेडी का कॉम्बिनेशन उन जगहों पर ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है जिन जगहों पर लेफ्ट की मजबूत स्थिति है। आप सिवान देख सकते हैं, भोजपुर देख सकते हैं, बेगूसराय देख सकते हैं। तो ये लेफ्ट की जो ग्रास रूट लेवल पर जो एक्टिविज़म है उसका मजबूती है, और आरजेडी के साथ जो ये हुआ है इसमें एक बड़ा रोल है। इसलिए बेगूसराय में तो मैं मानता हूं कि कन्हैया जी का भी एक बड़ा रोल है। स्वीकार करते हैं? हाँ, निश्चित रूप से बेगूसराय में उन्होंने बड़ा एक्सटेंसिव कैंपेन किया है। और आप लोग तो उनको बेगूसराय तक ही सीमित कर दिए। वो तो सीपीआई की अपनी प्लानिंग थी वो, लेकिन उन्होंने एक्सटेंसिव कैंपेन किया है और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। तो अगर कन्हैया को अगर बाहर अन्य जगहों पर राजद के जहां प्रत्याशी थे कैंपेन के लिए अगर निकालते, मनोज झा जी इसमें बहुत बड़े साथीराना रोल किए। कहा यही जा रहा है कि इस खेल में मनोज झा शामिल हैं, और कन्हैया को घेराबंदी करने की पूरी कोशिश आरजेडी की तरफ से ये हुआ कि भाई एक युवा चेहरा है, तेजस्वी कहीं इसके पीछे ना हो जाए इस चेहरे के सामने। देखिए, मैं उस पर नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि यदि इस चुनाव के बाद का पोस्ट एनालिसिस होगा तो आप देखिएगा कि आरजेडी या महागठबंधन का ऊपरी माहौल तो बहुत बेहतर था, लेकिन ग्रास रूट प्रिपरेशन कमज़ोर था। लेफ्ट का परफॉर्मेंस आप बेहतर इसलिए देख रहे हैं कि लेफ्ट ग्रास रूट प्रिपरेशन पर भी इम्फेसिस दे रहा था और ऊपरी माहौल को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। ये कम्बिनेशन जहां हुआ है बेहतर ढंग से, वहां पर महागठबंधन बेहतर कर रहा है, और जहां केवल ऊपरी माहौल को ही बनाने में कोशिश हुई है वहां महागठबंधन कमज़ोर। अच्छा सुकांत जी, क्या ये हम कह सकते हैं कि मतलब जो बेगूसराय की पहचान हुआ करती थी किसी जमाने में लाल झंडे की, बेगूसराय उसी
दौर में वापस लौट रहा है, या फिर इस गठबंधन का प्रभाव है कि बोगो सिंह जैसे प्रत्याशी, माना यह जा रहा था वहां पे कि कामदेव सिंह के बेटे के चुनाव लड़ने के बाद कामदेव सिंह के बेटे और बोगो सिंह के बीच लड़ाई होगी, लेकिन वहां ठीक उलट हो रही है। 7,000 वोट से सीपीएम आगे है। अब तो ये संकेत क्या कहता है? 4 के 4 सीट और चारों सीट पे आगे। नहीं, एक बात तो ज़रूर है कि जो अब धीरेन्द्र झा जी ने एक बात कही, मैं उससे सहमत हूँ कि वामपंथी दलों का एक ग्रास रूट लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक मजबूत संगठन होता है, जहाँ भी है जितना ही है उसकी सीमा जो भी हो, लेकिन वो बहुत संगठन घना बुना हुआ होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। और संयोग से इस महागठबंधन के साथ उसके जुड़ने से एक नई ताकत उसको भी मिली और उस संगठन को मिली। सॉरी, फिर बेगूसराय का अपना एक इतिहास भी है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये फिर वापस वामपंथ की ओर बेगूसराय जाए, लेकिन इसमें निर्भर करता है कि चुनाव के बाद महागठबंधन की रणनीति क्या होती है अपने को मजबूत बनाने की, उस रणनीति पर बहुत सारी बात निर्भर करेगी। अच्छा, हमारे साथ लक्ष्मी जी भी हैं, वामपंथी राजनीति को बड़ी करीब से देख रही हैं। बिहार में लगभग अगर ट्रैक सीटों को लेकर 29 में 18 सीटों पे वामपंथी गठबंधन सुबह से लीड बनाए हुए, 19 सीटों पर, अभी 18-19 पे ये चीजें चल रही हैं। क्या आने वाले समय में जो बिहार की राजनीति है, क्योंकि 2005 के बाद आरजेडी और मतलब महागठबंधन और वामपंथी अलग चुनाव लड़ रहे थे, क्या संकेत है इस परिणाम के लिए? जिस तरह से इस बार का इलेक्शन रियल इश्यूज पे हुए हैं और लेफ्ट जो माना जाता है जो उसका बेस है, और जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को, जो ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ताओं को जो टिकट दिया है, तो उस कारण से उनके फेवर में चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन जो रिजल्ट, जिस संभावना जताई जा रही थी, वो संभावनाएं एक तो शुरुआती दौर पे लग रहा था कि एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई ही नहीं है। फर्स्ट फेज के बाद लगा कि चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, फिर सेकंड फेज और आखिरी फेज आते आते चीज़ें बदली हैं। अभी फिर अब नेक टू नेक फाइट, अब अगर हम बात करें तो बहुमत से 1 सीटें कम होती जा रही हैं महागठबंधन, मतलब फिर जो इलेक्शन कमीशन का जो लेटेस्ट अपडेट है, तो ये उतार चढ़ाव कब तक लगता है कि ये चीज़ें परिणाम में पूरी तौर पे सामने आ पाएगी? मुझे लगता है कि थोड़ा और वेट करना होगा हमें, 2-3 घंटे में चीज़ें थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी के साथ सामने आएंगी, क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि लगभग 80 सीटों पे जो है 2000 से कम का अंतर है, तो मुझे लगता है कि 2-3 घंटे और जो है क्लैरिटी से आएगा चीज़ें। मतलब आपको लगता है कि चीज़ें बदल भी सकती हैं? हाँ, बदल सकती हैं, क्योंकि नेक टू नेक फाइट है, बहुत क्लोज फाइट है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बदल भी सकती हैं। अच्छा, आप नए बैच में आप बिहार लौटी हैं, आप एक प्रोफेसर के रूप में। आरा जैसे शहर में आपकी पोस्टिंग है, कहाँ आप दिल्ली से चली और आरा पहुंच गई। आरा के समीकरण को भी, आरा में भी ज़बरदस्त फाइट मतलब महागठबंधन और एनडीए के बीच चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके आए जो आपके, अगर घर के इलाके की बात करें, मोतिहारी के इलाके की अगर बात करें, तो एनडीए अभी भी वहाँ पे काफ़ी मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। जो लग रहा था कि वहाँ पे भी चीज़ें बदल सकती हैं, वो स्थिति नहीं बनी। इसकी क्या वजह लग रहा है? देखिए, जो चंपारण, पूर्वी चंपारण का एरिया है, मेरा होम टाउन, तो वहाँ पे या तो एनडीए का रहा है, बीजेपी का रहा है, या फिर जो है आरजेडी का रहा है, तो वहाँ पे भी क्लोज फाइट है। मोतिहारी की खासकर बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पे दिख रहा है, और अभी की तत्काल जो सिनेरियो है उस पर वो आरजेडी के कैंडिडेट आगे बढ़त बनाए हुए हैं। थोड़ा सा और हमें वेट करना पड़ेगा बेटर क्लैरिटी के लिए। धीरेन्द्र जी, अब 1 बजने को है और मतलब ये चीज़ें तय हो गई हैं कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, हालांकि 80 सीटें ऐसे हैं जहां 2000 से कम हैं, फिर आपको लगभग 50 से सीटें हैं जहां 1000 से कम है, 8 सीटें ऐसी हैं जहां 200-300 से कम जो है। परिणाम या तो अगर बदलता है तो फिर 150 प्लस एनडीए, या नहीं तो फिर आप भी 150 प्लस जा सकते हैं। ये सिचुएशन है अगर चीज़ें बदली तो। ये रिजल्ट, अगर यही रिजल्ट रहा तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे और कुछ, जिस तरीके से पब्लिक ओपिनियन सामने आया कि चीज़ें बदल रही हैं, कहाँ वो ब्रेक लगा कि वो परिणाम में नहीं बदल सका? देखिए, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि निश्चित रूप से
जो मैजिक नंबर है वहाँ तक महागठबंधन पहुँचेगा, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर जो आरजेडी थोड़ा ट्रेल कर रहा है, कांग्रेस ट्रेल कर रहा है, उन जगहों पर वो पासा पलटेगा। और जो मैं बिहार के समाज को देखता हूँ, जो सोशल कन्फिग्रेशन को देखता हूँ, उस पोजीशन में जाएगा। लेकिन निसंदेह जो माहौल था, उस माहौल को ज़मीनी स्तर पर समेटने में कहीं न कहीं एक कंप्लासेंसी काम किया है और ऊपरी माहौल पर हम लोगों ने ज़्यादा भरोसा किया। नीचे में जो उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश होनी चाहिए वो अपेक्षाकृत कमज़ोर रहा है। लेफ्ट ने उस पर जोर दिया, इसलिए लेफ्ट का परफॉर्मेंस आप बेटर देख रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि आरजेडी या आप लोग भी सुपौल, मधेपुरा, इन सब इलाकों में अति पिछड़ा कार्ड खेला, अति पिछड़ा उम्मीदवार आपने उतारा, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाया। मतलब जो अभी दिख रहा है शुरुआती तौर पे, वो उस तरीके से मतलब अति पिछड़ा की गोलबंदी कराने में सफल नहीं हुई आरजेडी। इसकी वजह क्या है? देखिए, मुझे लगता है, देखिए वो एक केवल इलेक्शन टाइम में सिंबॉलिज्म से बात नहीं बनेगी। आप देखिए लेफ्ट का जो थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस आप जहां देख रहे हैं, उसका वजह ये है कि वो डे टू डे के लाइफ में वो दलित गरीबों का जो सवाल है, अति पिछड़ों का जो सवाल है, उन सवालों को लेकर के लेफ्ट लड़ता रहा है। इसलिए लेफ्ट के साथ दलित हो या अति पिछड़ा हो, उसका एक ऑर्गेनिक लिंक है। केवल सिंबॉलिज्म के जरिए किसी उम्मीदवार को दे देंगे, रातों रात सिचुएशन बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और इस लिहाज से मैं मानता हूं कि नीचे, इसलिए मैं इम्फेसिस दे रहा हूं कि ग्रास रूट लेवल पर विन्यास करने में जितना जोर पड़ना चाहिए वो पहलू थोड़ा कमज़ोर रहा है। नहीं तो महागठबंधन निश्चित रूप से एक बहुत बेहतर परफॉर्मेंस में जाता। अभी भी मैं मानता हूँ कि महागठबंधन निश्चित रूप से 123 के मैजिक मार्क पर पहुँचेगा। सर, आपको क्या लगता है कि अब से ज़्यादा, हाँ, लगभग कई जगह 10-15 राउंड की गिनती भी हो गई है, चीज़ें बदलती हुई अब हमें नहीं लगता है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलाव की कोई गुंजाइश है। अगर रिजल्ट यही रह गया 126 और 106 और 11 अन्य, तो फिर बिहार की सियासत या राजनीति का क्या मिजाज होगा? नहीं, राजनीति का मिजाज तो निर्भर करता है इस पर कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों की व्यवहारिक राजनीतिक रणनीति क्या होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार तो एनडीए की बनेगी 126 होने पर, लेकिन वो कितना एसर्ट करती है सरकार में अपनी, मैं छोटे भाई की भूमिका छोड़ करके बड़े भाई की भूमिका में आने में वो कितनी मतलब एसर्ट करती है और जनता दल उसको कितना रोकता है। अब कोई गुंजाइश है क्या? अब कोई गुंजाइश बची है क्या? अभी बची है 80 सीट ऐसी हैं जो आपके हिसाब से, आपके रिपोर्टिंग हिसाब से ही, जहाँ की रिजल्ट, जहाँ की ट्रेंड को हमको बहुत क्लोजली वॉच करना होगा कि वो 80 सीटें किधर जा रही, उसमें कितनी सीट किस दिशा में जाएंगी, तो वो बहुत सारी बातें तय करेंगी। चलिए अब सीधे हम अपने स्टूडियो चलते हैं जहाँ ज्योत्सना जी मौजूद हैं और अशोक मिश्रा जी भी राजद के मतलब राजद सुप्रीमो के आवास पर मौजूद हैं, मनोज जी बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। तो अब हम सीधे ले चलते हैं अपने एंकर ज्योत्सना जी के पास और अब हम विभिन्न पार्टी दफ्तरों में क्या स्थिति है, किस तरीके से जश्न मनाने की तैयारी चल रही है, जरा उसका भी एक लुत्फ लीजिए, क्योंकि कहना बहुत मुश्किल है कि ऊँट किस करवट लेगा। लगातार आंकड़ों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अंतिम निर्णय क्या होगा ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा। ओवर टू स्टूडियो। जी बिल्कुल, शुक्रिया संतोष जी। तो चलते हैं राबड़ी आवाज, जहां हमारे सहयोगी अशोक मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या माहौल अब आप देख रहे हैं, वहां क्या कुछ नजारा आपको दिख रहा है? तो अशोक मिश्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो सीधे रुक करेंगे राबड़ी आवाज, जहां हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक मिश्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव चैट पे। अशोक जी, जिस तरह से जानना चाहेंगे, आप इस वक्त राबड़ी आवाज पर मौजूद हैं सुबह से लेकर अभी तक। अगर हम बात कर ले तो दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, क्या लगता है जो रुझान देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, तो संपर्क टूट गया है करिश्मा हमारा अशोक मिश्र जी से, और हम जिस तरीके से बता रहे हैं कि 243 सीटें हैं और उसको लेकर के हम
पल पल की खबर आपको बता रहे हैं, हर सीट का जायजा हम ले रहे हैं और चलते हैं बीजेपी ऑफिस, जहां पे मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बीजेपी ऑफिस में कैसा नजारा? देखिए, वाकई बीजेपी ऑफिस में जो नज़ारा है, ये जो कार्यकर्ता काफ़ी खुश हैं। कारण कि अहले सुबह और एक दिन पहले की बात कर ले, जब एग्जिट पोल जो आ रहा था उसको लेकर कहीं न कहीं एनडीए में मायूसी ज़रूर थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया और उसके बाद जैसे जैसे रुझान आते गए, उसमें एनडीए में कहीं न कहीं अब खुशी दिख रही है। एक बार बीजेपी कार्यालय का जो दृश्य है हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि देख लीजिए कि जो चहलकदमी है वो एक बार देख लीजिए कि चहलकदमी जो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, जो लगभग 11 बजे से पहले वो यहाँ पर नहीं पहुँचे थे। हालांकि वो इंतजार कर रहे थे रुझान का कि जैसे जैसे रुझान आएगा और अगर एनडीए के पक्ष में आता है तो जाहिर सी बात है कि जो एनडीए के जो कार्यकर्ता है वो अपने कार्यालय पहुँचेंगे। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो कार्यालय पहुँचे गए। लोगों में उत्साह जरूर है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लोग सीधे तौर पे समझ रहे हैं कि ये तो एक रुझान है, क्योंकि 3-4 बजे के बाद जब रिजल्ट आना शुरू होगा उसके बाद तब बीजेपी के तरफ से जश्न की तैयारी होगी या जश्न मनाई जाएगी। हालांकि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन लोगों ने साफ तौर पे कह दिया है कि कोविड-19 का गाइडलाइन जो है वो उसको फॉलो करना है, यानी जो भीड़ नहीं लगाना है। और जश्न अगर मनाना भी गए तो थोड़ा इंतजार कीजिए, उतावला होने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा इंतजार को लेकर बने रहे हमारे साथ। सीधे रुक करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी अशोक मिश्र का, जो इस वक्त राबड़ी आवास पर मौजूद है। अशोक जी, जिस तरह से दोनों गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और जिस तरह से जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है रुझान देखने से कि किसका दबदबा देखने को मिल रहा है? देखिए करिश्मा, अभी राबड़ी देवी के आवास के अंदर से आरजेडी सांसद मनोज झा निकले थे और मनोज झा ने दावा किया है कि 86 सीटों पर आरजेडी अभी जीत रही है, जबकि आंकड़े बता रहे हैं कि 66 सीटों पर ही आरजेडी जीत रही है, जबकि हकीकत है कि हम 86 सीटों पर जीत रहे हैं। और मनोज झा का दावा है कि 124 सीटों पर महागठबंधन जीत रहा है। और मनोज झा ने कहा कि देर शाम होते होते रिजल्ट पूरी तरह से आएगा और बिहार में फिर तेजस्वी की सरकार बनेगी। और महागठबंधन ने जो दावा किया था वह गठबंधन का दावा पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा होगा। लेकिन हम दिखाते हैं आपको कि मनोज झा के आने के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह हुआ है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पूरी तरह से आरजेडी के लिबास में बिल्कुल दिख रहे। आप यह लिबास पहन करके क्यों आए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? लिबास पहन के नहीं आए हैं, लिबास मेरे खून में, मेरे मांस में, मेरे मज्जा में, मेरे हड्डी में है। लालटेन मेरे खून बसा हुआ है, लालटेन मैं हूँ। मैं 20% काम करता हूँ अपने बीवी और बच्चों को खिलाने के लिए, मैं 20% काम करता हूँ अपने बीवी और बच्चों को खिलाने के लिए, पर 80% गांव गली गली चौक चढ़ा जाता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन को जलाने के लिए। आप जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक तो आरजेडी और महागठबंधन पीछे चल रही है, फिर आप क्यों मतलब इतना उत्साहित इसलिए है भैया कि आपको याद होगा और आप बहुत पुराने आदमी आपको चिन्ह रहे हैं, 2015 में रुझान इससे बहुत खराब था, बस से बदतर था। उस टाइम भी विनय बिहारी से लोग पूछा था, हमने कहा शाम को देखिएगा महागठबंधन के पक्ष में हित में रुझान आएगा और सरकार बनेगा महागठबंधन के। हालांकि उससे खराब नहीं, उससे बहुत बढ़िया है। जब विनय बिहारी उन हवाओं को पी गया तो इन हवाओं को क्या करेगा, इन हवाओं को फूंक देगा। आप कविता भी कर जी एक कविता सुना दीजिए। एक अचंभा मैंने देखा नदियां लागी आग, एक अचंभा मैंने देखा नदियां लागी आग, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नाम सुनते ही दुश्मन जाते मैदान छोड़ के भाग। तो देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आप क्या मानते हैं जो रुझान आ रहे हैं? अभी रुझान 1:30 बजे का चुनाव आयोग का रिपोर्ट आया है, 1:30 बजे चुनाव कॉन्फ्रेंस किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मात्र अभी 20% वोटों का गिनती हुआ, अभी 80% वोटों का गिनती बाकी है। शाम 5 बजे 6 बजे तक लगभग 80% वोटों का गिनती होगा मेरे अनुमान से। अभी पिक्चर पूरा पूर्ण रूपेण बाकी है और हम लोग पूर्ण रूपेण से जीत रहे हैं। सिर्फ एनडीए हम लोग से 20 सीट में आगे बढ़त दिखा रहा, वो अभी 200 कहीं 300 कहीं 355 कहीं 400 मतलब 1000 वोट के अंतर से अभी दिन पूरा बाकी है और हम लोग के फेवर में आएगा मतदान। एगो चीज हम देखे चल जेते नाश्ता करने के लिए आगे बोले एनडीए आगे हमको इस समझ में आया, जब वोट गिराने लिए तो एक बक्सा इधर भी है, एक बक्सा इधर भी है, एक ही बूथ पर और वो डिब्बा रखा हुआ था। लोग को इस समझ में नहीं आ रहा था इधर दबावे कि इधर दबावे,
समझे ना। ये चीज हमको जब दिमाग में आया अभी कि एक बक्सा इधर भी लंबा रखा हुआ था, एक बक्सा इधर भी रखा हुआ था, गड़बड़ी भी हो सकता है। जब हम नजर से देखे एक बूथ पर एक बक्सा रहता, ATM रहता, इधर भी देखे इधर भी देखे, दोनों बगल देखे। महिला सब जो वोट गिरा रहा था उसको ये समझ में नहीं आ रहा था इधर दबाए कि इधर पी दबावे। हाँ, एक घंटा के बाद में आप मैच का मजा देखिएगा। एक घंटे के बाद तेजस्वी का लहर देखिएगा। अब वहीं तो आगे पास चल रहे हैं। 1 घंटा के बाद देखिए कैसे छक्का हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव मारेंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जनता के आशीर्वाद लेने का काम किया, इसलिए हमारी सरकार बनना तय है। मैं रुझान पर और एग्जिट पोल पर नहीं जा रहा हूं। हम लोग पूरे बिहार का दौरा किए हैं, हम लोग जमीनी आदमी हैं। मैं आपको ये बता देता हूं कि हम लोग 150 का आंकड़ा पार करेंगे। पूरे बिहार की जनता ने उसी वक्त मन बना लिया था जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की पूरी जनता के मैंडेट के खिलाफ जाके भाजपा के साथ सरकार बनाने का काम किया था। उन्होंने बिहार की जनता को क्या बोला था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। उन्होंने भाजपा से हाथ मिला करके बिहार के और बिहार वासियों को मिट्टी में मिलाने का अभी भी कायम है, एकदम 110%। उम्मीद कायम है, सरकार बनेगी, हम लोग की बनेगी सरकार। तो ये है करिश्मा राबड़ी देवी के आवास का हाल, और अभी भी कार्यकर्ता यहाँ पे डटे हुए हैं। खास करके आरजेडी के जो सांसद मनोज यादव जी ने आकर के यहाँ कहा है, और उन्होंने जो दावा किया है कि 86 सीटों पर आरजेडी अभी आगे है, जबकि दिखाया जा रहा है कि मात्र 66 सीटों पर आरजेडी आगे है। तो वैसी परिस्थिति में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए मनोज झा यहाँ आए थे, और उन्होंने जिस तरह से दावा किया है उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। मनोज झा बिल्कुल अशोक जी, उत्साह तो बढ़ा है, लेकिन क्या लगता है कि क्या एक बार फिर से ये बात उठेगी कि ईवीएम में खराबी थी? देखिए ज्योत्सना जी, हमने पहले ही कहा था और हम लोगों ने भी अपना सर्वे रिपोर्ट दिखाया था, और जो चुनाव के दिन यानी कि मतदान के दिन जो जमीनी हकीकत थी उसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। और यही वजह है कि जो भी गठबंधन या गठबंधन के उम्मीदवार आगे या पीछे हैं वो बहुत कम मतों से आगे हैं और पीछे हैं, ये मानना है महागठबंधन के नेताओं का। तो वैसी परिस्थिति में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन ने भी अपनी बढ़त हासिल की है, वैसी परिस्थिति में महागठबंधन के लिए भी ये टफ टास्क है। और ये देखना होगा कि अंततः महागठबंधन को जो उम्मीद है उस उम्मीद पर जनता उसे खरा उतारती है या नहीं। लेकिन अभी यह कह सकते हैं कि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का उत्साह खत्म नहीं हुआ है, वो हताश और निराश नहीं है। उन्हें भरोसा है कि अंततः जो रिजल्ट है वो उनके पक्ष में आएगा और तेजस्वी प्रसाद यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल, उत्साह देखते बन रहा है और बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं जितने भी समर्थक हैं। लेकिन आपने जो जिक्र किया मनोज झा का, उनकी तरफ ही मैं रुख करना चाहूंगी कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि हम बढ़ तो रहे हैं 86 सीटों पर और दिखा रहे हैं 66, तो क्या ये उसी ओर इशारा नहीं कर रहा है कि फिर से एक बार ये कहा जा रहा है कि मतगणना में बेईमानी की गई या गड़बड़ी की गई या ईवीएम खराब की बातें फिर से सामने खड़ी होंगी? ये देखिए, मनोज झा का कहना था कि चूंकि निर्वाचन आयोग ही अपडेट दे रहा है, तो वैसी परिस्थिति में निर्वाचन आयोग ने जो अभी तक सूचना दी है उसके मुताबिक महागठबंधन और हमारी सीट 66 सीटों पर वह जीत दिखा रहा है, लेकिन हकीकत है कि हम 86 सीटों पर जीत रहे हैं। और मनोज झा का ये कहना था कि ये मनोवैज्ञानिक दबाव देने के लिए भी इस तरह की बात की जा रही है। लेकिन मनोज झा बार बार बोलते रहे कि हमने जो पहले ही निर्णय घोषणा की थी उस पर अभी भी हम कायम हैं और शाम होते होते पूरा रिजल्ट सामने आ जाएगा। मनोज झा ने दावा किया है कि नीतीश कुमार को एक अन्य मार्ग खाली करना पड़ेगा, और जिस तरह से एनडीए के लोग मिठाइयां बांट रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, शाम आते आते उनको जो मिठाई है वो आरजेडी के यहाँ भिजवाना पड़ेगा। बिल्कुल अशोक जी, आप बने रहे हमारे साथ, हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल सीधे रुख करेंगे बीजेपी कार्यालय, जो इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। मनोज, जानना चाहेंगे जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए आगे चल रही है, क्या लगता है, क्या कुछ नजारा देख पा रहे हैं आप? क्या लगता है बिहार में बहार है, फिर से एक बार नीतीश कुमार है? वाकई जब एनडीए की जिस समय से बढ़त शुरू हुई है उसके बाद लगातार एनडीए के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है,
वो काफ़ी उत्साहित है। और जाहिर सी बात है कि जब पार्टी आगे की ओर बढ़ेगी, पार्टी का जो वोट जो होगा वो पार्टी के पक्ष में जब आएगा, तो जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित रहेंगे भी। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता है जो बीजेपी के मनोज, आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, सिवान में बने काउंटिंग सेंटर पर 2 गुटों में मारपीट की खबर आ रही है। सिवान के गोरिया कोठी की ये घटना है, तो ये बड़ी खबर सिवान से, जहां पर काउंटिंग सेंटर पर 2 गुटों में मारपीट की खबर आ रही है। सिवान के गोरिया कोठी की ये घटना है। तो इस वक्त बड़ी खबर सिवान से बने काउंटिंग सेंटर पर 2 गुटों में मारपीट हुई है। सिवान के गोरिया कोठी की घटना बताया जा रही है। इस वक्त बड़ी खबर सिवान से, काउंटिंग सेंटर पर 2 गुटों में मारपीट हुई है। सिवान के गोरिया कोठी की घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिवान की, जहां पर काउंटिंग सेंटर पे 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं और ये तस्वीरें आप तक, और ये देखिए किस तरीके से मारपीट हो रही है, डंडे बरसाए जा रहे हैं दोनों गुटों को काबू में करने के लिए। और ये नजारा सिवान का, जहां पर काउंटिंग सेंटर पे 2 गुट आपस में भिड़ गए। बात कहासुनी से शुरू हुई और उसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए, जिससे बीच बचाव करने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी। बिल्कुल ज्योत्सना जी, तो टीवी स्क्रीन पे हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से वो जो जवान है वो लाठियां बरसा रहे हैं। तो सिवान से इस वक्त बड़ी खबर। तो अधिक जानकारी के लिए सिवान से हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ चुके हैं फोन पे। निरंजन, जानना चाहेंगे आखिर क्या है पूरा मामला, किन मामलों को लेकर 2 गुट में मारपीट हुई है? देखिए, बिल्कुल वजह क्या है मारपीट का ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि सभी बिंदुओं पे जांच की जा रही है और किन कारणों से ये हंगामा हुआ है और हंगामे पे काबू पाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया है और लाठियां चटकाई हैं। उसके बाद पूरा जो काउंटिंग स्थल है डाइट में पूरा अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जी, अभी क्या स्थिति है वहां, क्या हालात पे काबू पाया गया है या अभी भी दोनों गुट आपस में भिड़े हुए हैं? नहीं, बिल्कुल अभी हालात में काबू पा लिया गया है और बिल्कुल नियंत्रण जो है अभी जो वहां पर है, पूरा माहौल अभी शांत हो चुका है। लेकिन अभी भी बाहरी स्थल, जैसे डाक भवन से बाहर अगर सड़कों पे आते हैं तो वहां पर भी अभी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया निरंजन तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी निरंजन बता रहे थे कि काउंटिंग सेंटर पे 2 गुटों में मारपीट हुई। हालांकि अभी स्थिति काबू में है, लेकिन लोगों में इसको लेकर के बहुत दहशत है। तो आपको फिर से बता दें कि सिवान में बने काउंटिंग सेंटर पर 2 गुटों में मारपीट हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिवान के गोरिया कोठी की ये घटना है। तो काउंटिंग सेंटर पर 2 गुटों में मारपीट हुई। आपको बता दें कि 243 विधानसभा सीटों के लिए आज मतगणना जारी है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं सिवान की, जहां पे काउंटिंग सेंटर है और वहां पे 2 गुट आपस में भिड़ गए और उन्हें, हालांकि हालात पर अभी काबू पा लिया गया है, लेकिन लोग इससे बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए हैं और आसपास के इलाकों में इसको लेकर बहुत दहशत है। तो बिल्कुल आखिर की क्या कुछ वजह है अभी तक ये सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से काउंटिंग सेंटर पर 2 गुटों में मारपीट हुई है, फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। तो गोरिया कोठी की घटना ये बताई जा रही थी सिवान से, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे हैं किस तरह से वहाँ 2 गुट जो आपस में भिड़ गए वो उनमें मारपीट हुई है और लगातार वहाँ पे जो पुलिस के जवान है वो तैनात है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि किस वजह से 2 गुटों के बीच झड़प हुई, किस वजह से दोनों गुट आपस में भिड़ गए, लेकिन ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद दोनों अलग अलग गुट के होंगे और जिस तरह से रिजल्ट बाहर आ रहा है उसको लेकर कुछ कहासुनी हुई होगी। प्रशासन की ओर से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है और ये देखिए लाठियां बरसाई जा रही हैं। और सीधे चलते हैं न्यूज रूम, जहां हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे संपादक संतोष सिंह जी भी वहीं पे मौजूद हैं। ओवर टू यू संतोष जी। देखिए ज्योत्सना जी, इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा अपडेट आया है और वो अपडेट ये कह रहा है कि 4 करोड़ 10 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और अभी तक मात्र 1 करोड़ मतदाताओं के ही वोट की गिनती हो चुकी है।
तो ये जो अभी ट्रेंड देख रहे हैं और जो अभी दिख रहा है वो चीज़ें बदल भी सकती हैं। ये एक बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इस खबर पर हम सीधे तौर पर सीधे मनीष आनंद जी से जुड़ते हैं। मनीष जी, क्या लगता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो एक खबर ब्रेक की है कि वो जो कहा जा रहा था कि 2 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, वो स्थिति स्पष्ट नहीं, देर रात तक काउंटिंग, क्या अपडेट है इलेक्शन कमीशन की तरफ से? चुनाव आयोग ने कहा कि अभी 4 करोड़ 10 लाख वोट पड़े थे, उसमें से करीब 1 करोड़ वोटों की ही गिनती हुई है और अभी करीब 3 करोड़ वोटों की गिनती होनी बाकी है। 35 राउंड तक इस बार गिनती जा सकती है और 55 केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल जो है उसके वजह से वोटों की गिनती में देरी हो रही है, चूंकि इस बार बूथों की संख्या बढ़ा दी गई थी, इसलिए वोटों की गिनती में भी देरी हो और ये माना जा रहा है कि देर रात तक जो है वो फैसला आ सकता है। और कुछ भी अभी कहना कि किसी भी सीट पे कुछ भी अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी और किस तरफ जाएगा ये भी कहना जल्दबाजी। जरा ये आपसे भी हम विवेक जी, जो इलेक्शन कमीशन के लेटेस्ट डाटा है जरा ट्रायल क्या कह रहा है, क्या स्थिति है, जरा वो थोड़ा दर्शकों तक हम अभी जो है पिछले 2 घंटे से वही 70 से 74 सीटें, 70 से 74 सीट के बीच बीजेपी है। कांग्रेस 19 से 20 सीट तक की कांग्रेस का भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हो रहा। आरजेडी की सीट कभी 64 हो रही है, कभी 60 हो रही है, कभी 67 हो रही है, तो ये 10-12 सीट पे काफ़ी टाइट फाइट चल रही है। आरजेडी अभी मैक्सिमम 68 सीटों पर एक बार गई है, जबकि 76 सीट पर एक बार बीजेपी सबसे अधिक सीटें रुझान के तौर पर मिली है। लेफ्ट के पास जो है वो 19 सीटें सुबह से जो है वो इंटैक्ट है। इसके अलावा जो एलजेपी है, एलजेपी 1 सीट पर आ चुकी थी, अब हालांकि अभी 2 सीट पर है, 5 सीट पर शुरुआत में रुझान में आ गई थी। तो एलजेपी का भी प्रदर्शन औसतन नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा नहीं रहा। जो वीआईपी पार्टी है वो 5 सीटों पर लगभग औसत तौर पर 5 सीटों पर आगे चल रही है, हालांकि उनकी भी सीटें 7 थी पहले, लेकिन अब वो कम हो चुकी है। देखिए, हम चाहेंगे कि जो क्वेटी, दरभंगा जिला में क्वेटी विधानसभा क्षेत्र है, हालांकि वहाँ से अब्दुल बारी सिद्दीकी के जो पोलिंग है, ये जो लोग काउंटिंग स्थल पे जाते हैं पार्टी का, वो तमाम लोग बाहर आ गए हैं और बीजेपी जश्न मना रही है कि हम क्वेटी सीट जीत गए हैं। क्या इलेक्शन कमीशन के डाटे के अनुसार अगर हम देखें तो क्या अपडेट है, क्योंकि वो वीआईपी सीट है और अब्दुल बारी सिद्दीकी अपनी इच्छा से उस कॉन्स्टिट्यूंसी को बदले थे, लेकिन लगता है कि जिस नैरेटिव को लेकर बेहतर तरीके से खेल होता है और उस तरीके से उनके क्या इलेक्शन कमीशन के क्या अपडेट है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास जो डाटा है उसके मुताबिक अब्दुल बारी सिद्दीकी को 42,174 वोट मिले। ये मुरारी मोहन झा को 42,000, अब्दुल बारी सिद्दीकी यहाँ पे ये बता रहे, जबकि मुरारी मोहन झा को 44,547 वोट मिले। तो यानी वो पीछे चल रहे। हालांकि खबरें ये आ रही कि वो हार चुके हैं। ये इनकी खबरें आ रही हैं, हमें लगता है कि वो काउंटिंग सेंटर से बाहर भी आ गए हैं मदन मोहन झा, और उनकी जीत की एक बड़ी वजह यह भी मानी जाती है कि वो कांग्रेस की राजनीति में रहे हैं और कांग्रेस की सियासत को वो काफ़ी दिनों तक दरभंगा जिला में वो नेता रहे। इससे जो मुस्लिम वोटर का जो ट्रेंड रहा है, या वो ट्रेंड उस तरीके से नहीं रहा। सुकांत जी, आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी का चुनाव हारना आरजेडी के लिए, या फिर कह सकते हैं आपकी जेपी आंदोलन और कर्पूरी ठाकुर के जमाने की जो राजनीति है, उस राजनीति का कह सकते हैं कि एक बड़ा चेहरा इस हार के साथ राजनीति की गुमनामी में चले गए? नहीं, ये गुमनामी में चले ये तो हम नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि देखिए इस चुनाव में अगर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि संपूर्ण क्रांति के आंदोलनकारियों का ये अवसान का दौर शुरू हो गया है और दिख रहा अवसान का दौर। वो नीतीश कुमार हों, उनका भी अवसान हो रहा है, लालू प्रसाद जी जेल में हैं, रामविलास जी चले गए और जगदानंद जी अब चुनाव लड़ा रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो अवसान में चले जा रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ भी वही हो सकता है, हुआ होगा या हो रहा है, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की है और कितना वोट काउंट हुआ है, कितना पड़ा था, यह भी डाटा हमारे पास नहीं है। लेकिन चूंकि उनके लोग काउंटिंग से बाहर आ गए हैं, तो अब ये एक सामान्य सी अवधारणा है कि जो काउंटिंग से छोड़ता है वो हार जाता है। उस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि वो चुनाव हार गए हैं और उसी तरह से हम लोग उसको ट्रीट भी करते हैं।
हम सरपंच चाहेंगे कि वो जीत में एक सीट, जो पहली सीट जीत मिली है वो कह सकते हो कि बीजेपी को क्योटी से मदन मुरारी, जहाँ तो हम लोग जो टैली दिखा रहे हैं उस सीट में एक विजय सीट के रूप में उसको हम जोड़ सकते हैं। धीरेन्द्र जी, अब तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हालांकि अभी भी इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि 3 करोड़ से अधिक वोट का गिनती अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे रिपोर्टर संवाददाता हैं वो लगभग 2 करोड़ तक के स्थिति में, वो इलेक्शन कमीशन को अपडेट करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन 2 करोड़ वोटर की गिनती हो चुकी है लगभग सभी जगह, 2 करोड़ बचे हुए हैं। ये जो डाटा सामने आंकड़ा 124 और 106, मतलब अभी भी कोई बड़े इससे चमत्कार की स्थिति दिख रही है क्या आप लोगों को? देखिए, मुझे अभी भी 10-15 सीट इधर से उधर होने की संभावना दिख रही है, और 10-15 सीट इधर से उधर होगा तो एक क्वालिटेटिवली डिफरेंट सीन हो जाएगा। इसलिए अभी मुझे लगता है कि एकदम डिसाइसिव ढंग से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दीबाजी होगी। अभी 4 बजे तक का जो बहुत स्लो है, क्योंकि 2 करोड़ वोटों की गिनती होना बाकी है, और वो उस आधार पर आप अभी निर्णय नहीं ले सकते हैं कि महागठबंधन की हार हो गई और एनडीए जीत गया, वो नहीं है। और इस चुनाव का जो कुछ डिस्टिंक्ट फीचर है, उसमें एक बात तो है कि नीतीश जी सबसे कमज़ोर प्रदर्शन पर खड़े हैं। भाजपा की जो कोशिश थी कि नीतीश को कमज़ोर करना है, खुद को आगे बढ़ाना है, वो जो राजनीति थी बीजेपी उसमें सफल हो गई और लेफ्ट इम्प्रूव किया है। और मुझे लगता है कि आरजेडी भी कमोबेश अपनी पुरानी स्थिति तक पहुंच जा सकती है। लक्ष्मी जी, आपको क्या लगता है ओवरऑल जो इसको रिजल्ट के रूप में देखा जाए, 2 सीटों का परिणाम आ गया है, दोनों सीटें एक बीजेपी के खाते में गया है, मतलब बड़े बढ़त के साथ हम लोग मान लिए हैं कि वो उनकी जीत हो गई है। हाँ, तो ये हम जानना चाहेंगे कि ये जो अब, हालांकि इलेक्शन कमीशन को माने तो अभी 3 करोड़ से अधिक मतदाताओं का वोटिंग मतलब अभी तक गिनती नहीं हो पाई है, लेकिन जो हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पे जो संवाददाता हमारे मौजूद हैं वो जो ट्रेंड बता रहे हैं लगभग 2 करोड़ वोटों की गिनती अभी भी बाकी है। चीज़ें, क्योंकि देखिए एनडीए के पक्ष में 2 करोड़ मतदाताओं का रुझान है, आगे आने वाले समय में भी तो ये जो आंकड़ा है 125-126 का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा 150 तक भी पहुंच सकता है क्या? मुझे लगता है कि अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी और हमें थोड़ा वेट ही करना चाहिए। कुछ देर में पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी भी तब्दीली की संभावना पूरी बनी हुई है। मतलब अभी भी ये लग रहा है कि कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। हाँ, मुझे लग रहा है अभी भी जो है कम से कम 2 घंटे जो है हमें वेट करना चाहिए तो बेटर होगा। धीरेन्द्र जी, ये क्या आपको लगता है कि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं जिस तरीके से, वो बहुत ही 2 करोड़ वोटरों की गिनती के बावजूद भी नेक टू नेक है, मतलब एनडीए बहुमत से 2 सीट ज़्यादा दिख रहा है अभी भी। ये रिजल्ट, अगर यही रिजल्ट रहा रिजल्ट में, तो महागठबंधन के आगे की रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, महागठबंधन मुझे तो लगता है कि बिहार में जो प्रक्रिया शुरू हुई है, आरजेडी है, लेफ्ट है, कांग्रेस है, तो यहाँ पीपुल्स